ये कैसे कैसे लिंक है। जो जितना अच्छा सब्जेक्ट सिलेबस याद रखेगा उसको उतना ही ज़्यादा तेजी से वो रिलेट कर पाएगा चीज़ों को। एक ही मटेरियल सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो जितना ज़्यादा ग्रास्प कर पाता है, उसको जितना ज़्यादा अपने मन में बैठा पाता है और समझ पाता है कि ये हमें हथियार दिया गया, ये फैक्ट दे दिया गया, इसको हमें अपने युद्ध में कैसे यूज करना है, वो जब आप सिलेबस अच्छे तरीके से याद रखोगे तभी आपको समझ जाएगा। ठीक, इसलिए और ये कई पेज में होता है तो इधर उधर होने लगता है, एक पेज में था मैंने इसीलिए दे दिया। ठीक, अच्छा कल क्या पढ़ाना है उसमें तो ग्रुप में तो मैंने हिंदी लिखा है, और कल डायग्राम के बारे में आप कहेंगे फ्लो चार्ट क्या किया जाए। देखो फ्लो चार्ट को एक तरीके बनाया जाता है। फ्लो चार्ट की दो उपयोगिता है। फ्लो चार्ट पूरे यूपीएससी का जो मेंस का प्रिपरेशन होता है, मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है वह फ्लो चार्ट पर या डायग्राम पर डिपेंड नहीं होती है। आपकी जो पैराग्राफ में लिखते हो उससे आपकी भाषा का स्तर, आपके सोचने का स्तर, आपकी बात की संरचना सब कुछ देखता है, एग्जामिनर इवैल्यूएट करता है। लेकिन समस्या ये है कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपने लिख दिया, अब किसी का लास्ट में संकेत दिया है केवल वे फॉरवर्ड में लिखना है लास्ट में कि इसकी आगे की राह या आगे की दिशा क्या होगी इस क्वेश्चन की, या कहीं भी अगर लाभ अपना नहीं लिखना है, कोई एक पॉइंट है जैसे मान लो डाटा लोकलाइजेशन, कभी एक टॉपिक पढ़ा हो क्या होता है इसको पता है। जो कंपनियां जैसे गूगल है, फेसबुक है, वो अपना डाटा जो है वो विदेश के सर्वर पे अपलोड कर दिया। अमेरिका की कंपनी है, चीन ने अपना फेसबुक अलग बना लिया, वहाँ के अलग वहाँ फेसबुक नहीं चलता है क्योंकि उसने कहा कि वो डाटा अमेरिका स्टोर कर रहा है। तो इसी तरह भारत ने डाटा सुरक्षा पर अपने लिए ये नया टर्म जैसे पूरे लोकल इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे यहाँ का जो डाटा है वो चाहे भले अमेरिका की कंपनी हो हमारे यहाँ के सर्वर पर रखेगी और उस पूरे डाटा की एक कॉपी भारत सरकार यूज करेगी, भारत सरकार के पास रहेगा, वो उससे सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा और इन सब वजहों के लिए हम उस डाटा का उपयोग कर लेंगे। और वो डाटा कोई कंपनी बिना ग्राहकों की अनुमति के, बिना यूजर्स के टर्म एंड कंडीशन पर रोकेगी, हमारे डाटा का यूज कंपनी कहीं और नहीं करेगी और ना उसको बेचेगी। इसको डाटा लोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब एक निर्णय सरकार ने लिया कि डाटा लोकलाइजेशन करना होगा, जितनी भी हमारी बड़ी कंपनी है। अब इसमें हमें किसी भी निर्णय का कुछ पॉजिटिव साइड होता है, कुछ नेगेटिव साइड होता है। इसको डायग्राम में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। जिस मान लो जल्दी बहुत ज्यादा ऐसा कलाकारी करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा, लेकिन उसी में जितना भी टाइम आपको मिला 60 में आप ऐसा डायग्राम बना लो कि वह एक उसका देखने में ठीक लगे और आपके लिए भी आसानी हो, और पूरा क्वेश्चन का आंसर डायग्राम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक चीज है, लेकिन जब आप घर पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को देख के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने लगो तो इतना ज्यादा आपकी तैयारी टाइम कहाँ रहता है। आपने टॉपिक देखा और देखो इस चीज को मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तो कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हो। एक आदमी होता है जो बहुत तेजी से पढ़ता है। आपका जब आप पढ़ रहे हो आपका दिमाग अलर्ट रहे जी, आपको 11 पेज पढ़ना हो आपको तो आप काफी टाइम ले लोगे, बैठे रहोगे, आराम से अपने हिसाब से पढ़ोगे। मेरी पढ़ने की स्पीड देखो, मैं पढ़ के दिखाता हूँ, और वो पढ़ने की स्पीड इतनी तेज होगी और उसमें इनहेरेंट करने की अपने आप के भीतर उसको समा लेने की जो क्षमता होगी, जो अलर्टनेस होगी मेरी, वो ज़्यादा होगी। तो तैयारी के दौरान यही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अलर्ट मोड में पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है, उस सिलेबस को खत्म करना है। जब अपना लक्ष्य बहुत दूर दिखने लगे तो उस लक्ष्य को के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने प्रयास को और तेज कर देना चाहिए। ये होना चाहिए, तब आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा। ये आएगा कि एग्जाम के दिन, पीसीएस का एग्जाम जिस दिन आएगा, आप देखोगे आप या तो ये करोगे कि बिखर जाओगे, या तो आप ये करोगे कि ये 4 पेज का इकोनॉमी का नोट्स है, हम इसी को रिवाइज करके जाएंगे। आप 4 दिन बाद एग्जाम में
आज वो 4 पेज आप लेके बैठे हुए हो, अगर मुझे देना पड़े एग्जाम तो मुझे अब तक जितना पढ़ा हूँ उतना सब मुझे वो करना पड़ता है, सारा रिवाइज करना पड़ता है, किताबें जो अंडरलाइन किया हूँ एक एक चीज। अब मैं सारी चीज़ों को एक नज़र से देख के गया हूँ, जो पढ़ा हूँ अलर्ट होकर, और आप वो 2-4 किताब पे भरोसा किए हो, उसमें से नहीं आएगा, बाहर से आ जाएगा, क्या कर लो। ये चीज़ हमें एक तेजी जो दिखानी होती है, एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड पढ़ने की तेजी से बढ़नी चाहिए। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका है कि जो भी आप बनाते हो तेजी से उसको क्या कहते हैं, प्रोज कॉन्स और 4 फैक्टर होते हैं किसी भी टॉपिक के, गुण दोष और ऐसी चीजें देखी जाती हैं, वैसा करना चाहिए। किसी भी निर्णय का आप पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है वो देखना चाहिए, और ऐसे आप जितने भी टॉपिक आते हैं याद आते हैं वो लिखो। आप कोई भी पीएससी का क्वेश्चन आप उठा लो, अगर आप ठीक से पढ़े हो वो कंटेंट वो सिलेबस, तो 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में आ ही जाएंगे, और आप ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, तो वो चीज़ आप 3-4 पॉइंट अगर लिख ले रहे हो आप काफ़ी हद तक सफल हो कि मतलब आप लिख ले जाओगे वहाँ पे चीज़ें, तो तेजी से वो रिलेट करनी होती है। अच्छा, कोई भी डिसीजन लेने में लिखने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि ये पेपर हम ज्योग्राफी का लिख रहे हैं और हम यहाँ इकोनॉमी का उल्लेख कर रहे हैं, ये हम पॉलिटिकल क्वेश्चन लिख रहे हैं, संविधान पे हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कैसे कर सकते हैं। अगर बात दूर क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की रीड पढ़ो, सिलेबस पर मत फोकस करो कि ये फर्स्ट पेपर में हम संविधान के अनुच्छेद का वर्णन क्यों कर रहे हैं। अगर वो वहाँ रेलिवेंट है, जरूरत है, तो आप उसको बोल्ड होकर के डिसीजन लो, वहाँ लिखो, बस वो आपके क्वेश्चन की नीड से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उसका होना चाहिए। ठीक, जो कई टॉपिक्स होते हैं उसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है, एक इस तरह का डायग्राम का आप यूज कर सकते हो। कई तरह का होता है, एक जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, वो टॉपिक हम ऐसे लिख लिए, अगर हम यहाँ टॉपिक मान लो लिख लिए, यहाँ सब टॉपिक लिख लिए 1 2 3 ऐसा कर, इसमें ऐसे बना दिए, जितने भी आप पढ़ोगे ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। लेकिन ये डायग्राम क्वेश्चन के एक पार्ट को लेकर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप डायग्राम बना के कर लो। एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं, लास्ट वाले पार्ट में ये परिस्थिति तब पैदा होती है जब 20 क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर काफी लोगों को देखा जाता है कि वो क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ जाती है, 10 क्वेश्चन लिखे आप उसके बाद सब टाइम बचा नहीं हमारे पास। अब वैसी परिस्थिति में छोड़ देने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी आप इस तरह बना लोगे तो काफी कुछ नंबर, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 5-6 नंबर देगा, 4 नंबर 3 नंबर दे देगा। तो आप इस तरह करके आपको डायग्राम बना सकते हो। अच्छा, कोई भी चीज हो, जैसे टॉपिक यहाँ है, जैसे जीएसटी आप ले सकते हो। अब जीएसटी में आपके कई टॉपिक हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह करके आप चाहो लिख सकते हो। कोई भी चीज जैसे ट्रूथ जो होता है, देखो एब्सोल्यूट नहीं होता है ना। अगर उसमें कई बार ये होता है कि आपको तराजू लेकर तोलना पड़ता है कि वो कौन सा चीज ज्यादा सही है, गलत तो कुछ भी नहीं है दोनों डिसीजंस में से, वहां पे आपको एक बैलेंस बना सकते हो आप ऐसे। इसको थोड़ा नीचे कर, ऐसे हो जाए। जैसे मान लो कोई एथिक्स का टॉपिक है, एथिक्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आपको एक स्थिति दे दी जाएगी और उसमें आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा कि ऐसी परिस्थिति आप क्या डिसीजन लेंगे। अब वहां पे एक डिसीजन हम ले रहे हैं तो एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, एक पब्लिक इंटरेस्ट होता है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है हमारा, वो हमारा महत्वपूर्ण है कि नहीं, और पर्सनल इंटरेस्ट हमें उसको कम महत्व देना चाहिए। जो क्या कहते हैं एथिक्स पढ़ाएंगे आप, यूटिलिटेरियन अप्रोच एक होता है, उपयोगितावादी सिद्धांत है ना, उसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को अधिकतम, मतलब एथिक्स क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसी का निर्णय करना एथिक्स है।
तय करोगे कि ये एथिक्स, ये सही है और ये गलत है? उसके हर एक पैरामीटर को जांच के उसके लिए दार्शनिकों ने 3-4 अलग-अलग प्राविधान बनाए हैं, है ना? कुछ लोगों ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, अगर एक परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां आप 10 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी की हत्या करनी पड़ रही है, 11 आदमी है इस कमरे में और केवल 10 ही आदमी जीवित जाना है, डिसीजन मुझे लेना है कि मैं, हाँ आइए, तो अगर आप एक आदमी को बचाने के लिए 10 आदमी को मरवा दो तो क्या ये एथिक्स है? नहीं। तो अगर एक आदमी को बचाना, हत्या करना सही नहीं है, गलत बात है, लेकिन 10 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी की हत्या की गई तो सही। और ये उपयोगितावादी जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि ये सही है। अभी दूसरा आप पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा कि अरस्तु कहता है कि एक व्यक्ति को आप देखो, उस आदमी ने क्या गुनाह किया था कि आप उसकी हत्या कर दी, उसके लिए तो अन्याय है। तो एथिक्स क्या है? ये इतना सपाट चीज नहीं है कि आप डिसीजन लो कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसके संबंध में अलग अलग धाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है आप अधिकतम लोगों का अधिकतम हित कर रहे हो, लेकिन हर इंसान का एक इंडिविजुअल राइट है, आप उस राइट का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। कुछ भी करके आप 10 लोगों को जो करना हो करो, उस आदमी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, उसकी एक सीमा है, बाउंड्री है, उसके भीतर आप उस पर हमला नहीं कर सकते। तो एथिक्स को सही और गलत करने है कि कैसा है, उसके बारे में अलग अलग आपको ओपिनियंस मिलेंगे। ठीक, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये यही का एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसकी इम्पैनलमेंट के एक कमेटी है, ठीक, वो इम्पैनल करती है शिक्षकों को, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं खुद पढ़ाने चला आया हूँ, आपके को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको हम मानदेय देते हैं 1000 रुपये। अब अगर क्लास पढ़ाने के लिए 1000 रुपये देंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब कि जो पार्टी डिसीजन ले रही थी कौन पढ़ाएगा, उस पार्टी में मैं बैठा हुआ था और मैं पढ़ाने आया, दोनों के हितों में टकराव है। मैं जब कमेटी में जाके बैठूंगा तो कैसे स्वतंत्र, उस समय मेरा भी अपना एक इंटरेस्ट होगा कि मुझे आर्थिक लाभ हो सकता है, और दूसरा ये है कि तब मैं ब्रॉडर पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे डिसीजन लूंगा। तो जब हितों का टकराव है तो मुझे ये निर्णय लेना है, अब मुझे नहीं लेना है ऐसा, हम केवल आएंगे गाइडेंस देने के लिए। तो ऐसे पब्लिक लाइफ में रहते हुए जब भी आपके हित प्रभावित हो रहे हो तो उसको पहले हम लोगों को सूचित करना पड़ता है शासन को, क्योंकि वो एथिक्स में और शासन में वही कंसेप्ट काम करता है कि आप ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे, अपने जो बॉन्ड है, अपने व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत हित बुरा नहीं होता है, हमें कोई लाभ मिले तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ हितों का टकराव हो रहा है, हम डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पर और यहाँ हमारे ही हित उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे निर्णय लेने की में गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि मैं गलत निर्णय ही करूँगा, मेरे गलत निर्णय लेने की संभावना या उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रायिकता। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब आपको एक सिचुएशन दे दिया गया, अब उसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट है, या आप अपने भाई को नौकरी दे सकते हैं और एक पब्लिक को दे सकते हैं। अब उसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी है। अब आप पब्लिक इंटरेस्ट में लेने से क्या क्या फायदे होंगे, पर्सनल इंटरेस्ट में क्या क्या लेने से फायदे होंगे, आप ऐसा ही बैलेंस बना सकते हो। इसको और भी उस तरीके से भी पढ़ा जाता है, एक पूरा लेके करके और ऐसे करके ये इधर का भारी है, पॉजिटिव चीजें इधर रह जाएंगी जिसको ज्यादा आप महत्व दे रहे हो, और जो निगेटिव चीजें हैं उनको इधर आप लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक, किसी भी डिसीजन के बारे में आप टॉपिक सुनो, डाटा लोकलाइजेशन सुना आपने, कल कोई और सुना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुना होगा। तो जो भी आप टॉपिक सुन रहे हो उसके सबके पॉजिटिव निगेटिव प्रो कॉन सब चीजें हैं, उसके हर डायमेंशन को सोचो, उससे क्या पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या फायदा। एक जीएसटी आ गया, अभी जीएसटी में कितने स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब निर्धारक। एथिक्स में काफी ये टर्म आपको यूज करोगे कि एक केस दिया जाएगा और जब आप पूरा केस पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर्स पहचानने होते हैं कि उस केस से जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं। अब जीएसटी है, इसमें एक स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है जो डिसीजन ले रही है, उसको एनालाइज करेंगे, एक पब्लिक है जिस पर टैक्स ले रहे हो, एक सिस्टम भी स्टेक होल्डर है कि हम
सिस्टम के रूप में एक एफिशिएंट काम करें और आसानी से हम अपनी सेवाएं दे पाए। इस तरह करके किसी भी एथिकल उसमें हो सकता है कोई केस स्टडी हो, जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक स्टेक होल्डर टीचर्स हैं, एक स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, एक मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा करके आपको सारे स्टेक होल्डर्स को पहचानने पड़ेंगे। ठीक, और क्या किया जा सकता है? त्रिभुज आप बना सकते हो कहीं जरूरत पड़ने पर, जैसे जितने आपको डायमेंशन दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अब जैसे इसमें क्या आप लोग बताओ कि क्या ऐसे त्रिभुज के कहाँ कर सकते हो? टॉपिक है उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन एस्पेक्ट्स को आपको देखना है। तुरंत त्रिभुज है, तीनों का डायमेंशन खोल के तीनों उसके जितने पॉइंट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में याद आ गए आप आंसर राइटिंग, ठीक है अपनी भाषा में लिख रहे हो, थोड़ा बहुत आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाषा के लिए, लेकिन अब हमेशा हर टॉपिक को लेकर नहीं आपको आंसर राइटिंग करोगे। अगर आप 4-5 पॉइंट लिख रहे हो तो आपको आइडिया हो गया, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड हो गया कि आपको ये कर ले जाओगे। ऐसा नहीं जो सोशियो पॉलिटिकल कुछ और आपको कर सकते हो, जैसे मान लो कोई अगर लाभ लिखना है, मान लो इस चीज का, अब हमें ये बता दो कि उस चीज का हमने जीएसटी लागू किया, इसका शॉर्ट टर्म में क्या लाभ होगा, मिड टर्म में क्या लाभ होगा, लॉन्ग टर्म में इसका क्या लाभ होगा, लिख सकते हो कि बना के ऐसे और भी लिखा जा सकता है। तो मान लो कि वही स्टेक होल्डर वाला हम बना रहे थे कि 3 इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जीएसटी में, एक कौन गवर्नमेंट हो गई, एक सिटीजंस हो गए हमारे, एक सिस्टम हो गया, व्यापारी भी हो गए, 4 बनाने के लिए छत्रपुर बना दिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए। ऐसा करके अलग अलग टाइप का डायग्राम बना सकते हैं। एक कोई इस्तेमाल अपने यहाँ टॉपिक लिख दिए खाद्य सुरक्षा, ठीक है, आपको पेपर में जगह के अनुसार देखना पड़ेगा कि आप कहाँ तक, एक बॉक्स यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अगर पूछा गया खाद्य सुरक्षा को निर्धारित करने वाले कारणों के बारे में बताओ, कैसे हम भारत की फूड सिक्योरिटी को जो सिस्टम है हमारा पब्लिक को फूड सिक्योरिटी देने उसको मोर बेटर बना सकते हैं, उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपको बनाना है। आपको याद आ रहा है कि मान लो खाद्य सुरक्षा है, तो एक तो हमने एमएसपी जो हमारी है उस सिस्टम को और अधिक कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको लिख लिया, उसमें 3-4 टॉपिक हम लिख लिए कैसे एमएसपी को और अधिक युक्ति संगत रेशनलाइज कर सकते हैं, चीजों को डर को एब्सोल्यूट तरीके से देखो, नई वक्तव्य सीखोगे आप तैयारी के दौरान, जो मैंने कहा युक्ति संगत तरीके से, मतलब जैसा इसको इस व्यवस्था एमएसपी की खराब नहीं है। आरक्षण पर अगर प्रश्न पूछा जाता है, जब भी आप देखोगे तार्किक आदमी से पूछोगे, वो कभी नहीं कहेगा कि आरक्षण मत करो। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिटिकल पढ़ाया गया है ना, अफर्मेटिव एक्शन पढ़ाया गया होगा कि अफर्मेटिव एक्शन ये होता है कि हाँ जो भी समाज में पिछड़े दबे जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको एक सकारात्मक हम एक पुश दे दे, एक सकारात्मक कार्रवाई कर दे जिससे उनके जीवन में सुधार आए। तो अफर्मेटिव एक्शन सही है। आरक्षण देने का क्या एक तरीका ये हो सकता है कि उसके लिए जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है कि पैरामीटर्स हैं वहाँ, किसके घर झोपड़ी की है, किसके घर साइकिल है, किसके घर बाइक है, कोई सर्वे करके उस हिसाब से मार्किंग करके और आरक्षण स्कोर बना के वैसे आरक्षण दिया जाता है, केवल जात में नहीं दिया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था और अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं उस पर विचार करने के लिए चर्चा होती है। एब्सोल्यूट रिमार्क कभी यूपीएससी के स्टूडेंट्स नहीं करते। तो अब जैसे मान लो इसमें एरिया में हो गया, कुछ और क्या लिख रहे हैं, इसमें डॉक्टर हमारे पास जो खरीद के सरकार रखती है गोदामों में, गोदामों की क्या हालत है, कैसे कुछ साल पहले आप लोग सुना होगा तो
समुद्र में बहाएगा, सड़ेगा कहाँ? इस तरह करके आप खाद्य सुरक्षा को लेकर के हमें कृषि में इस तरीके के मतलब न्यूट्रिशन को लेकर के, पोषण को लेकर करना चाहिए। लोग गोल्डन राइस के बारे में सुनते हो कि अनाज में जीव मोडिफिकेशन करना है कि जो बच्चे हमारे यहाँ लोग भोजन से थोड़ा ना, उसमें विटामिन कम है खाने में, हम उस धान में अगर विटामिन ए मिला दें राइस में, ऐसा जो मतलब मॉडिफिकेशन कर दें, ये कर दें, तो वो ज़्यादा इनक्रीज होगा, बच्चे कम पाएंगे, उनको पोषण ज़्यादा पाया जाएगा। वही सब चीज़ें आंगनबाड़ी में बांटी जा रही हैं, प्राथमिकता उनको दी जा रही है। तो ऐसा करके न्यूट्रिशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह करके आप एक मैप बना सकते हो हर चीज़ का। आपको सोचना होगा, इस तरह का मैप आप बना सकते हो। और सर ये जो डायग्राम बनाने से कुछ इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है कि मतलब सर आसान होता है? जैसे जब आपका जिस समय आज आपको लग रहा है, जिस दिन आप पेपर लिख रहे होंगे और टाइम बहुत कम बचा होगा, 2 मिनट में कमाल करना होगा, और तो उस समय भाषा बैठ के सोचोगे तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, जल्दी जल्दी करके। और ये क्लियर दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि भाषा लिखते समय बच्चे ऐसी भाषा लिख देते हैं कि मतलब लगता है कि उनके साथ बौद्धिक तर्कवाद, कोई बौद्धिक आतंक पैदा करते हैं, और वो अपने आप को बहादुर समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बौद्धिक आतंक पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग, हिंदी साहित्य में खुद पढ़ रहा हूँ और इस गलती से मैं खुद गुजरा हूँ तैयारी की शुरुआत होने में, कि हम लोग एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ कोई अच्छा अंग्रेजी बोलने लगे, अच्छा भाषा में 2-4 अच्छे शब्द बोलने लगे, हम लोग उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो आपके शब्दों के जाल में उलझने के बजाय आप जो बात कह रहे हैं उस बात में वजन होनी चाहिए, डायरेक्ट ट्रीट करें। और भाषा का एक स्टैंडर्ड हम ये नहीं करेंगे भाषा एकदम चलती सड़क छाप भाषा आप यूज करेंगे। भाषा का अपना एक महत्व है, एक मानक है। आप जो शब्द यूज कर रहे हैं अगर उससे आसान शब्द नहीं है उस डिक्शनरी में आपके, तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन आप जानबूझ के ये शब्द है, आप उसको और मुश्किल बना रहे हैं, तो एग्जामिनर भी परेशान होता है, आपका भी दिमाग उसमें खराब होता है, और आंसर में टाइम भी ज़्यादा लगता है। मैपिंग इसमें आसान दिखता है चीज़ें कि क्या कितने डायमेंशन है और कैसे इसमें आराम से टॉपिक आप लिख देते हैं। और आपको अगर जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, अगर पेपर मान लो नहीं छीना गया आपका 5 मिनट में, तो आप उसमें और अधिक आगे ऊपर और लिख सकते हो लाइन खींच के, है ना। और ये दिखने में अच्छा दिखे, ऐसा बहुत डायग्राम बनाते इसमें काट पीट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास कर लेना चाहिए। कोई भी चीज त्रिभुज को जैसे मान बनाते हैं, जितने इसमें आप निकाल सकते हो, 3 डायमेंशन में वो निकाल सकते हो। अगर 3 ही डायमेंशन है तो ये जैसे कर सकते, मान लो इससे उत्तम मॉडल आपको पढ़ा है इसमें, देखो यार सबके बाद में मुझे लग रहा है कि ये ऐसा पढ़ना चाहिए। सेवोत्तम मॉडल नहीं कोई सुना है? सुना है? सेकंड ईयर से ही सुने हो आप? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भारत में प्रशासन के सुधार के लिए जब से देश आजाद हुआ है, ये गठित होता है ARC, प्रशासनिक सुधार कमेटी। उसके अगर आप लोग रिपोर्ट पढ़ लिए ना, उसमें ऐसे ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म बताए गए हैं, जितने रिफॉर्म होते हैं सब वो पहले से बताए जा चुके हैं। प्रथम सुधार आयोग, द्वितीय सुधार आयोग 1966 का आप पढ़ेंगे, फिर सेकंड अभी थर्ड भी 2005 तक बन गया है। नैतिक शासन में नैतिकता का एक सेकंड ARC का रिपोर्ट ही है, यूनिट 4 है शायद, वो आप लोग पढ़ोगे। उसमें ये सुझाव दिया गया था कि सरकार सेवोत्तम मॉडल को विकसित करे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया होगा। इसमें 3 सेकंड एनआरसी ने कहा था कि 3 वो किया जाएगा फैक्टर पर। एक हो गया हमारा सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है? जो हम लोग सर्विस डिलीवरी को करते हैं, वो जो सेवाएं हैं वह किस मात्रा में, किस गुणवत्ता के साथ, कितने समय में, किस तरीके से, कैसे दे देंगे आप, वो एकदम एक्यूरेट तय होना चाहिए। अगर जात प्रमाण पत्र बनाना है, आपका लेखपाल मान लो कि उसके भरोसे छोड़ दे सरकार, वो 1 साल तक आपका नहीं बनाएगा। सरकार तय कर दी ना कि आप कैसे उसका आय की गणना करेंगे, कितने दिनों में आप आय प्रमाण पत्र बना के दे देंगे, तब तो लोग लड़ लेते हैं। तो हर सेवा की अगर सिटीजन चार्टर बनाने के लिए उसने कहा था और ये प्रयास किया भी गया। ठीक है, सिस्टम में सुधार धीरे धीरे होता है,
तो कई सारी चीजें लागू की गई कई विभागों में और कई विभागों में नहीं ठीक से लागू की गई। आप देखोगे जो हमारा विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय वाला, वो सिटीजन चार्टर बहुत अच्छे से लागू कर दिया। पासपोर्ट बनवाने आप जाओ 15 दिन में आ जाता होगा। उसने जो टाइम कहा, जो क्वालिटी कहा, जो उनका रिप्रेशन का सिस्टम है, आप शिकायत करोगे उसको भी सुने। कई विभाग है सिटीजन चार्टर एकदम फेल हो गए, नहीं लोग लागू कर पाए क्योंकि वो अपनी सेवाओं को मानकीकृत नहीं कर पाए, स्टैंडर्ड उसका सेट नहीं कर पाए। ये होता है सिटीजन चार्टर। एक इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा शिकायत निवारण तंत्र। मतलब हम ये तय करते हैं कौन सी सेवा कब कितने समय में कैसे किसको दोगे, उसके बाद अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? अगर ये शिकायत निवारण तंत्र सिस्टम के पास नहीं है तो लोग इसका उल्लंघन करते रहेंगे और ये फेल हो जाएगा। कई विभाग इसका कह रहा हूँ फेल हो गया, उनका यही वजह था फेल होने का कि उन्होंने इस पे काम नहीं किया। आप डालते रहिए शिकायत, कोई सुनेगा ही नहीं, ऐसे सिस्टम है, लिपापोती करके सब बराबर हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो सभी पक्षों को ध्यान से सुने और उसके बाद से उसके हिसाब से ये हमें क्या दे, ये न केवल डेली वो करे, हस्तक्षेप करे, बल्कि ये फीडबैक दे जिस फीडबैक से हम इस अपने चार्टर को, अपने नियम संहिता को और अधिक बेहतर बना लें। तीसरा क्या इसमें होता है, पारदर्शिता का होने का है। शासन के 7-8 मूल्य होते हैं, वो याद होने चाहिए। वो हर जगह, हर राजनेता को, हर प्रशासन को, हर पब्लिक सर्विस में जो है उसको उसका पालन करना चाहिए। वो वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। वो ब्रिटेन में उसको एक कमेटी बनाई गई थी और उसने उसको लागू किया था उनके यहाँ। उसको यहाँ भी मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है कई जगहों पर। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विश्वसनीयता, ये सब चीज़ें हैं उसमें, गैर तरफदारी, वो सब चीज़ें। पारदर्शिता बहुत जरूरी होता है किसी भी सिस्टम में, ट्रांसपेरेंट। तो आरटीआई हमने इसके लिए लागू किया है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ों में उस तरीके की पारदर्शिता हमें। आरटीआई ऐसा है कि आरटीआई में वो व्यवस्था है कि आप मांगेंगे तो हम देंगे। ये हमारा सर्वोत्तम मॉडल ये कहता है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देते हैं। पब्लिक जिसको देखना है कि जैसे हमारे यहाँ मान लो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम चलती है, जिनको पैसा गया है आप ओल्ड एज पेंशन की साइट पे जाओ और वो पेड लिस्ट डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में कितने पेंशन है, किसको किसको पेंशन मिलती है। आरटीआई कितने लोग डालेंगे, हम कितने लोग का जवाब देंगे। तो इस तरीके की एक पहल होनी चाहिए जिसको और अधिक बेहतर तरीके से लागू किया जाए। जैसे से उत्तम मॉडल है, मान लो 3 फैक्टर्स हमने ऐसे चार्ट डायग्राम बना दिया, हम डायग्राम की चर्चा करो कर रहे हैं। ये सब चीजें हो सकता है पढ़ाई जाएंगे, आप लोगों को पढ़ाना ही होगा। क्या त्रिभुज बनाओ, क्या गोला बनाए, कैसे हो गए? मान लो 3 बना दिए, फिर से वही चीज एक बार जो डायग्राम बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हर जगह हर क्वेश्चन में आप त्रिभुज बना के डाल दिए। देखने वाले के ऊपर फिर इसका असर पड़ेगा कि नहीं। और वही सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मान लो कोई भी, अब ऐसे बना दिया हमने, ऐसे इसको लिख दिया, ये भी एक मॉडल है। अलग अलग थोड़ा वेरिएशन इसमें दिखना चाहिए आप लोगों को। या गोला बना रहे हो इसमें भी 2-3 का बना सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया। अगर जैसे कोई टॉपिक है, वही मान लो खाद्य सुरक्षा ही आप वो कर रहे हो, खाद्य सुरक्षा यहाँ पे बफर कोई भी ऐसा करके और फिर इसको हम ऐसे ऐसे बना दिए। हर क्वेश्चन में एक तरीके का डायग्राम है। ये डायग्राम में अगर 2-4-10 बार आप अभ्यास कर लोगे तो ये सब दिमाग में सेट रहेगा। आपको जैसे ही पता चला 4 पॉइंट्स में लिखने हैं, दिख रहा, उस हिसाब से अपना डायग्राम चूज करके आप आगे बढ़ सकते हो।
आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटेंट आपके पास कितना है ना। कोई टॉपिक चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ उसके सब टॉपिक लिख देंगे, उस सब टॉपिक की जितने डायमेंशन होंगे इसमें भी हम आगे कर सकते हैं, फाइल में भी कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके का बना सकते हैं। इसको आप जैसे अंदर से छोड़ो, ऐसे कर दो, ऐसे चाहो तो बना सकते हैं। यहाँ भी आप टॉपिक लिखिएगा, चाहो तो 1 2 3 टॉपिक पॉइंट देके आप लिख दो, ऐसे भी 1 2 3 ये मत बनाओ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मान लो जैसे देख रहे हैं सहकारी संघवाद पढ़ाया गया होगा आपको पॉलिटी। संघवाद क्या समझा है? संघवाद नहीं पता है? भारत संघ है कि नहीं? भारत यूनियन है कि फेडरेशन है? यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है? यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है, वो फेडरेशन है, और यहाँ पे शक्तियों को बंटवारा नहीं है, केंद्रित एक जगह। तो यूएस फेडरेशन है कि यूएस फेडरेशन है? ये यूनियन है? क्या अंतर है? कि मान लो अगर 50 स्टेट अमेरिका में हो और इनके अगर 29 हो, क्या क्यों इसको फेडरेशन इसको यूनियन कहते हैं? क्या दिक्कत है? यूएस में शक्तियों का बंटवारा मतलब केंद्र पे है, केंद्र पे है। उसका केंद्र, लेकिन इंडिया में तो शक्तियों का बंटवारा किया गया, सूची बना के राज्य समवर्ती सूची। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अलग है, ठीक है, वो तो वहाँ भी बताया जाता है केंद्र राज्य और करने की विधायिका और न्यायपालिका होती है। राज्यों का भी आप कह सकते हो कि ठीक है, इसमें झुकाव स्टेट की तरफ ज्यादा होता है। यूएस का क्या कोई भी स्टेट अगर निकलना चाहे यूनियन में क्या निकल सकता है? नहीं। ये और अंतर है। यूनियन क्या वो पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को वहाँ, आज 6वीं में वो पढ़ाया जाता है ना, इसमें 3-4 गोले बना देते हैं हम लोग और एक गोला बाहर बना देते हैं, कहते हैं ये बड़ा वाला यूनियन है, यू है, ये है, ये बी है, ये सी है, यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यूनियन में से चीजें बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ यूनियन से प्रभावित होता है। ये इसको संघवाद, सरकारी संघवाद क्या होता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है? जो हमारे राज्य हैं वो आपस में, सरकारी का मतलब होता है सहयोग करना आपस में, अगर सहयोग से आगे बढ़े, अगर वो आपस में प्रतिस्पर्धा करें तो उससे तेजी से सुधार होगा, वो एक दूसरे को देख के सीखेंगे और अधिक अपने सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। भारत में मोदी जी ने वर्तमान सरकार में सहकारी संघवाद पर जोर दिया है। तो अब इसके कितने फैक्टर्स हैं कि नीति आयोग ने इसमें क्या क्या कहा है, कैसे कैसे वो रैंकिंग कर रहे हैं, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके राज्यों की रैंकिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ स्टेट का कोऑपरेशन बढ़ा है। हमारा जो जीएसटी है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मानक उदाहरण है कि आप देखो कि सभी राज्य अपना अलग अलग टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, उसका एक तरीके से समान संहिता बना दी गई और एक भी इन्वॉल्व कर दी गई, उसमें से सभी राज्यों ने आपस में सहयोग किया और अपनी शक्तियों को अंतरित किया एक निकाय में कि ठीक है, ये निकाय में हम लोगों के सामूहिक निर्णय होंगे, हम सब मिलकर बहुमत से डिसीजन ले लेंगे और ये बॉडी काम करेंगे, जो ये निर्णय लेंगे वो हम लोग मानेंगे सब। इस तरह सहयोग से आगे बढ़ रही है। अगर सहयोग से नहीं आगे बढ़ती, सब अपना अपना टैक्स लगा रहे थे, है ना, हजारों टैक्स था और दुनिया भर का टैक्स राज था। इस तरह करके आप लोग चाहो तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे मान लो बायोफ्यूल पढ़ाया गया है, बायोफ्यूल को मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब इसके लाभ मान लो यहाँ लाभों की चर्चा करनी है,
कई सारे इसके सब टॉपिक आपने बना दिए। इसका बायोफ्यूल का हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा मानो अब डीजल पेट्रोल हो रहा है, दमा खांसी सब चीजें लिंक कर रहा है, तो बायोफ्यूल से सेहत में किस तरीके के सुधार होंगे, एनवायरनमेंट को लेकर के किस तरीके का चेंज आएगा। इस तरह करके आप मतलब हर चीज का इकोनॉमी में भी आप देख सकते हो, हम लोग इंटरनेशनल आप देख सकते हो कि मतलब कैसे हम लोग इस डिप्लोमेसी में तेल पर कैसे निर्भर हैं। गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, ऊर्जा विविधता क्या है, यही है ना कि अगर किसी देश से युद्ध होगा तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो हमारे मुख्य ऊर्जा के सप्लायर उनके साथ मिलकर हमारी ऊर्जा सुरक्षा की लाइन को तोड़ देंगे। हमने डिप्लोमेसी में ये किया कि अपना अलग अलग अपने डिमांड को बांट के विविधीकृत कर दिया देशों में सप्लाई। जो जो हमारा डिमांड था कुछ हम तेल वेनेजुएला से ले लेंगे, कुछ हम साउथ एशियन नेशन से ले लेंगे, कुछ हम अमेरिका से ले लेंगे, गल्फ कंट्री से, कुछ यूएस से ले लेंगे, कुछ अमेरिका वहाँ से ले लेंगे, यूएस से, रशिया से। तो कोई एक देश पर हम निर्भर नहीं है कि वो अगर बदल गया तो हमारी पूरा सप्लाई चेन और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाए। तो इस तरह इसको ऊर्जा विविधता कहते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर डिपेंडेंसी तेल पर खत्म हो जाएगी, बायोफ्यूल को अगर कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम लोग जो तेल को इंपोर्ट करते हैं उसके बदले अपना डॉलर पेमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इसका अच्छा असर पड़ सकता है। तो इस तरह आप सोचेंगे हर चीज को कि क्या क्या फायदे हैं, वो फायदे आप देखेंगे। हो सकता है बायोफ्यूल का वो लिखते समय वो सोचा ना हो कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की चर्चा होने लगे। आप सोच रहे हो, सही तरीके से सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज करो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है वो आप वहाँ इकोनॉमी का क्वेश्चन ला रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन से सीधा कनेक्शन होना चाहिए। मान लो कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हमें 5 फैक्टर याद है, हमने 5 बना दिए बस, और हमने ये 5 बार कर दिए। इसको जवाब दीजिए, 6 याद आ गया, 6 बना दिए। ये जो हेक्सा बनाया है आप इसको हेक्सा ना बना रहे थे, आप चाहो ये केवल थोड़ा मैं इतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ टॉपिक अपना लिख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5 जगह के हिसाब से। अगर आपका जगह नहीं है आप ऐसे कर लो, ऐसा करके आपको कई बार ऐसा होता है कि अगर नेचर के हिसाब से क्वेश्चन का नेचर समझते हो तो कई बार, हालांकि इतना वहाँ आपके पास टाइम नहीं मिलेगा जो आप पेपर लिख रहे होंगे कि बहुत कलाकारी दिखा सको। इजी डायग्राम यूज करना चाहिए। अगर बाय द वे कभी इस तरह का क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से क्रिएटिव आपका माइंडसेट काम कर रहा है तो आप लोग बना सकते हैं। स्मार्ट एयर पॉल्यूशन है, उस पर आप लिख रहे हो। एक बादल का एग्जांपल कहते हैं कुछ ऐसा हल्का फुल्का आप ऐसे करके आप प्रयोग कर सकते हो कि वो आपके सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। इस तरह करके आप लोग चाहो तो बना सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग
जैसे कई बार सब्जेक्ट को लेके एक तो मैंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे उसमें खनिजों का वितरण दर्शाने के लिए, इन सबको दिखाने के लिए आपको भारत का मैप बनाना पड़ेगा। भारत का मैप और विश्व का मैप, मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर पर आपको अभी शुरुआती फेज में बनाना सीखना चाहिए। अपने ही देश का नक्शा इतना खराब बनाते हैं कुछ लोग कि एग्जामिनर देख के और मन खट्टा हो जाता है। थोड़ा सा उसको सही तरीके से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करोगे इस चीज को, तो आप उस मैप को सही बना पाओगे। एक दो बार आराम से आप बनाने का कोशिश करोगे। मैं काफी टाइम हो गया बनाए हुए, मुझे खुद पता नहीं बनाना आएगा कि नहीं, कैसा होता है बनाना। इतना बड़ा था बहुत गलत बना है, कुछ लोग इससे भी खराब हो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप पेपर में डेली प्रैक्टिस करोगे, उसका एक बात होता है, आप ठीक से उस मैप को पहले देखो, है ना, उसके बाद लगातार बनाने का प्रयास करो। अन्य देशों का भी मैप अच्छे से बनाना आना चाहिए, और उसमें खनिज का वितरण से जो भी दिखा रहा है इसमें ब्लैक बोर्ड में मुझे पहली बार मैं बना रहा हूँ, तो आपको मैप अच्छा बनाना आना चाहिए। उस किसी खास पार्ट को देश की बनाने की जरूरत पड़ सकती है और आप उसको वहाँ दिखाओगे, तो अच्छा मैप बनाना है आप लोगों को और उसमें आप लोगों को दिखाना है। मानसून वगैरह का खनिज वितरण का नहीं, मानसून में कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, आप देखोगे वहाँ उसके भीतर पता चलेगा। कई बार वो मानसून के जो वायु प्रवाह होते हैं उनको दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है। सेब दिखाने के लिए कई बार मान लो यूएसए हम लिखें, हर चीज का एक मीनिंग होता है। अगर हम यूएसए लिखें, इंडिया लिखें, इकोनॉमी के साइज में दिखा रहा है कि नहीं, ऐसे करके चीजों को बना सकते हैं। कंपेयर करना है कई बार, आप ये भी है कि भाषा में भी लिख सकते हो उस चीज को। टॉपिक हमने लिखा, सब टॉपिक लिखा, वन सब टॉपिक टू। अब उसके बाद मैंने यहाँ भाषा में लिखना शुरू कर दिया, एक बीच में गैप बना दिया। इस तरीके से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। इस तरह करके आप लोग हर एक चीज को चाहो तो बना सकते हो। क्रमशः जैसे लाइफ का लेक्चर में दिखाना है, एक यहाँ बना दिया, एक बढ़ते हुए क्रम में बना दिया। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसा करके आप न्यूमेरिक फॉर्म्स भी बना सकते हो। दो ऐसा करके आप एक खुद सोचोगे तो आप बना ले जाओगे चीजों को, है ना। ऐसा करता हूँ मैं, ये आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। मैप को लेके आपको लगातार प्रैक्टिस करो, डायग्राम को लेकर कि कैसे बनाना है। और आप जितना पढ़ोगे सिलेबस में जितने आपके टॉपिक मिलेंगे उन टॉपिक के हिसाब से आप लोगों को मैप बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे एक बार पढ़ लेने से या एक बार बता देने से नहीं होगा। तो डायग्राम जो है वो क्लियरिटी लाता है आपके आंसर में। जहाँ कई बार एग्जामिनर के होता है कि बुक बना रहे हैं, बुझाता आता नहीं है, कंसेप्ट टाइप क्वेश्चंस में ये बहुत यूजफुल हो जाता है डायग्राम। आप लोग तो डायग्राम में क्या आप जानना चाहते हैं? जैसे किसी टॉपिक पे ये होता है सर कि मतलब उस पर नहीं बनाया जा सकता, तो क्या उस पर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड को देख करके आपको सीधे पता चलेगा कि उसमें डायग्राम बनाना है कि नहीं। अगर किसी विषय की संकल्पना पूछी जा रही है और आप वहाँ डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए
बात को जिस बात को एक लाइन में समझाया जा सकता है उसको आप डायग्राम में कैसे लिखो और क्यों लिखो। तो ये नहीं करना चाहिए। डायग्राम की जहाँ जरूरत हो हम बनाना चाहिए और जब जरूरत पड़े बना देना चाहिए। उसमें आपको खुद ही स्वतः ही देखो उत्तर कैसा होगा, उत्तर क्या होगा ये प्रश्न तय करता है। उत्तर कैसा होगा ये भी प्रश्न तय करता है। वो प्रश्न पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें डायग्राम बनाया जा सकता है, बनाना अच्छा होगा तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सीधे समझ में आएगा आपको प्रश्न पढ़ने के बाद। उस चीज को अगर आप वहाँ पे अच्छा ये आपके विवेकानुसार भी है, अगर आप नहीं बना सकते डायग्राम बनाने में कंफर्टेबल डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई डायग्राम सीधा लेके कोई वो नहीं है कि आपको बनाना ही है या नहीं बनाना है। और ठीक है, और कोई डायग्राम में क्वेरी हो कोई और जैसे पढ़ाते टाइम वो लोग बताएंगे कि यहाँ डायग्राम बना सकते हो, यहाँ मैप बना सकते हो, यहाँ सब चीजें बना सकते हो। ऐसा अलग से कुछ बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, आप लोग कहें इस वीडियो में बता दिया है। सिलेबस जो है आप लोगों के पास है। अब क्या हम लोग ऐसे में क्या है, सही बात यह है कि मैं तैयारी हो या नहीं हो कोई समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसे में पढ़ाए अचानक ऐसे कोई ऐसे का एक टॉपिक एक तो यूपीएससी में ऐसे पूछा भारी पूछी थी क्या ऐसे को लेके मैं जो भी लिखूंगा वहाँ ग्रुप में मटेरियल डालूंगा। उस मटेरियल ग्रुप एक्टिवेट हुआ है आपको क्या कह सकते हैं, उसमें जो भी मटेरियल डालूंगा उसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ेंगे। देखिए तैयारी में टीचर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कभी। आपका ड्यूटी है, आपको पढ़ना है, हम मटेरियल दे देंगे जो भी जहाँ से मिलेगा उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने लेवल पर खुद प्रैक्टिस कीजिए। अभी एक हफ्ते बीतेगा फिर ऐसे का एक दिन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ऐसे आप लोग बीच बीच में भी लिख के चेक करा सकते हैं 2 4 10 ऐसे जिसको जो जब लिखना हो जो वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से लिखेंगे। सब्जेक्ट या तो किसने ही पूछा हो उस पर लिख लीजिए आप लोग, ना तो किसी और पे। और अगर कोई टॉपिक जैसे ऐसे का आपको लग रहा है डिफिकल्ट वो पहले से आप बता दीजिए कुछ दिन पहले, कभी किसी क्लास में उसको शामिल कर लेंगे, उनको उन पे चर्चा हो जाएगी। हर ऐसे चर्चा हम करेंगे नहीं, लिखेंगे आप लोग। ये एक पूछा गया था ऐसे कुछ ही दिन पहले, इसको आप लोग क्या समझ रहे हैं कुछ हमको बताइए। नदी में लोग ये ऐसे आसान ऐसे है यूपीएससी का, तो ये ऐसे आप लोग खोल के देखिएगा समझ में नहीं आता है, कुछ देर तक सुन रहता है। कुछ आप लोग सोच के 2-3 मिनट आप लोग सोच देखिए। तैयारी में ऐसा नहीं हम मैं आप लोग को डाल रहा हूँ, ऐसे ही लाइन पढ़ने के बाद आप 2-3 मिनट आंख बंद करके आप सोचेंगे, ब्रेन स्टार्टिंग करेंगे कि ये कह क्या रहा है इस लाइन में और ये क्यों कह रहा है। इसको आप फील करने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। ये लाइन पहले से आप पढ़े थे, किसने कहा है? वो सुन रहे बुद्ध ने। एक कोर्स के साथ समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों ने एक ही कोट कहा होता है। ये बुद्ध ने भी कई बार नदी का उदाहरण लिया है और उसने भी कहा है और भी पश्चिम के कई फिलासफरों ने बात कही है। उठ से याद रखनी चाहिए हम लोग। और देखो नदी जो है, नदी का मतलब क्या है, यहाँ नदी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, नदी से आप क्या समझते हैं। अगर नदी मान मैं कह दिया एक प्रतीक है, ये नदी
प्रवाह का या गति का प्रतीक है नदी। नदी की विशेषता ही है उसमें प्रवाह होता है, गति होती है। एक नदी में मैं उतरा, फिर दोबारा जब मैं उस नदी में उतरने गया तब तक उस नदी में काफी पानी बह चुका है, मेरे भी अंदर काफी कुछ बह चुका है। मैं वो नहीं हूँ जो कुछ देर पहले नदी में उतरा हूँ। बायोलॉजी में पढ़ाया गया है ना, एक सेकंड में कितने लाखों सेल्स हम लोगों के शरीर में हजारों सेल्स बनती हैं। हम भी वो कहाँ रहे, अनुभव कहाँ रहा। पहली बार नदी में उतरने का अनुभव, फिर दूसरी बार जब उतरने, तो हमें पहले से एक बार हम अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, नदी में उतरने के लिए अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं। इस नदी से आप क्या सीख सकते हो कि स्पोर्ट्स से क्या आप फील कर रहे हो। इस लाइन में आप लोगों को दम लग रहा है, सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब 600 शब्द लिखना है और तुरंत लिखना है, पढ़ते ही। मतलब ठीक है आप 10-15 मिनट टाइम दिया जा सकता है रफ वर्क के लिए, लेकिन लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे कि अच्छा स्कोर मिलेगा। ये लिखने की कंडीशन में क्या आप लोग आज खुद को पा रहे हैं, कैसे आप उसको लिखोगे और क्या समस्या आ रही है आप लोगों को लिखने में। इस तरह के अमूर्त प्रश्नों की संख्या यूपीएससी में लगातार बढ़ रही है। ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, जीएस ठीक से पढ़े हो, फैक्ट याद है, सब चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये लिखना एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में लिख रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या लिख रहे हैं। 2 लाइन लिखने के बाद से आप जो बात लिख रहे हैं लिख दिए, अब आप खुद उसी से सहमत नहीं। अमूर्त निबंध लिखने में ये समस्या बहुत ज़्यादा होगी। जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे कि क्या इसका मतलब है, तब तक आप इसमें लिख नहीं सकते। अब प्रतीक है इसका प्रवाह, नदी प्रवाहित होती है। अब मैंने कल बताया था कि एक इंट्रोडक्शन को शुरू करना होता है। अब हमको आप लोग बताओ कि इसने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू, कैसे होगा। कोई स्टोरी सुनाओ, कोई फिल्मी जिसमें जीवन की क्षण भंगुरता को दिखाया गया। जैसे कोई न कोई मिलेगा, मैं पल दो पल का शायर, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। जो लोग सुनते हैं देखो इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट हिंदी कविता में, और हिंदी कविता के उदाहरण से शुरू करते हैं। जिनका फिल्मी गाने हॉबी हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं, जिनका स्टोरी टेलिंग, जिनका करंट अफेयर में इंटरेस्ट रहता है वो करंट अफेयर से इसको रिलेट करके शुरू करते हैं। आपको तुरंत इंट्रोडक्शन सोचने होंगे, एक कोई तरीका नहीं, कई सारी चीजें उसमें आप काम में लिख सकते हो, उसमें आप करंट से भी रिलेट कर सकते हो, किसी भी चीज से। कबीर के दोहे से किसी क्षण भंगुरता के आप लिख सकते हो। तो ऐसा करके आप लोगों को एक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बॉडी के बारे में क्या मैंने बताया, कैसे सोचते हैं, कुछ नहीं समझता करंट अफेयर कैसे आप हिस्ट्री इसको रिलेट कर लोगे, बताओ। जिसने कहा है उनके बारे में बताएंगे। अगर याद ही नहीं है 90% मामलों में तो याद ही नहीं आता है कि कहा किसने, अचानक प्रकट होता है, कैसे होता है। सब इसका अर्थ निकालने के बाद ही कर पाएंगे, उसका मीनिंग निकालने के बाद ही उसके इतिहास पे। महात्मा बुद्ध ने, अभी मैं कहा हूँ कुछ ही देर पहले कहा हूँ कि नहीं, तब भी आप लोग नहीं देखो, तेजी से उसको पकड़ो चीजों को। बुद्ध ने क्या कहा, अपरिग्रह, अपने पास संचित मत रखो। सुख है, दुख है, जीवन में आ रहा है, उसे आने दो, एक्सेप्ट करो। वक्त जा रहा है, जाने दो। तो बुद्ध के दर्शन से इसका सीधा कनेक्शन है, उनके अपरिग्रह से। उनके जो भी क्लास में होगी उसका आप रिलेट कर दोगे कि जीवन में अधिकांश समस्याएं हम लोग क्यों हैं, क्योंकि हम लोग परिग्रह करना चाहते हैं। हम युवा हैं, हमेशा युवा रहना चाहते हैं। हम सुख की चरण में आ गए तो हम हमेशा सुख चाहते हैं, उसके प्रति समभाव नहीं है। यह नदी हमें क्या सिखाती है कि जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, जीवन का प्रवाह वैसा होना चाहिए। तो
आप लोग हिस्ट्री से बुद्ध से इसको अमेरिका से रिलेट कर सकते हो। और कैसे रिलेट कर सकते हो? ठहराव कहीं भी जहां भी आपको फिलॉसफी में आप लोगों को मिलेगा कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, आप उसका उदाहरण ला सकते हो कहीं भी। तो कोई एक स्टोरी से हिसाब से कर सकते हो कि महात्मा बुद्ध मान लो निरंजना नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनके मैंने भी कहा कि उनके कई काफी को जो सुनाते हैं तो नदी का उदाहरण वो देते हैं बार बार। तो वो नदी के सामने तपस्या करते थे, उसी नदी से उन्होंने सीखा है। नदी एक व्यक्ति को बुद्ध बना सकती है, कितनी बड़ी चीज है। नदी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि वह कैसे बाहर की परिस्थितियों के साथ एक समभाव अपनाती है और उसके अनुसार वो कैसे एडजस्ट करती है। आप इसके जियोग्राफिकल पोर्शन की तरफ अगर आप आगे बढ़ो, आप पाओगे कि जाड़े में गर्मी जो है में वो सिकुड़ जाती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वह तनमंगी हो जाती है, पतली हो जाती है। जाड़े में बरसात में वो अपनी सारी सीमाएं तोड़कर हर भाव को नदी धारण कर लेती है। नदी अपने अस्तित्व को क्यों बचा पाती है? क्योंकि वह एडजस्ट करना जानती है चीजों के साथ, नहीं तो वो मिट जाएगी। तो उस तरीके का मनुष्य का जीवन वैसा होना चाहिए, वहां से उसको प्रेरणा लेनी चाहिए। नदी का प्रवाह इस चीज का प्रतीक है। तो ये आप जियोग्राफी से आप रिलेट कर सकते हो। देखो नदी की ध्वनि कैसी होती है? जब वह शांत बह रही है तब शांत है, जब अपने उच्चावच से टकराती है और वो विभिन्न भू आकृतियों से वो उस तरह का कल्कल का नाद करती है, तो हर चीज से आप एक सीख सकते हो। नदी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नदी का प्रवाह जीवन, पूरे जीवन की फिलॉसफी तो समझा रहा है नदी। और क्या है नदी? हर चीज में एडजस्ट करना। अच्छा, कल बताया तो कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है उसके वैक्यूम में नहीं होती है, पीछे कुछ काम है। नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप कह सकते हो गंगा का गंगोत्री से होता है, लेकिन नहीं होता है। गंगोत्री में पानी कहाँ से आता है? बादलों से आता है, बादल समुद्र से। एक वर्तुल चक्र है जीवन का भी ऐसा ही चक्र है। जलवाष्प बनता है, कैसे आप जियोग्राफी से आप सीख सकते हो इसको, इस लाइफ को, इस पूरे जीवन को। नदी कैसे कैसे अपने संसाधनों को उड़ेलकर मोती और सीपों को नदी के किनारे ला देती है। नदी में देने का भाव है, ये आप देख सकते हो। उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को आप समझ सकते हो। इस तरह करके आप लोग इन्वायरमेंट से उसको जोड़ सकते, कितनी आसानी से जोड़ सकते हो। इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि केवल नदी के महत्व की बात नहीं हो रही है। आपका हर जो पैराग्राफ होगा उसका सीधा कनेक्शन नदी के प्रवाह से होगा। कि नदी, हम एक नदी में दो बार नहीं कर सकते, हम वह नहीं रहते। हमें ये बात नदी से सीखने की जरूरत है। उस कंसेप्ट को, उस पूरे प्रोसेस को आप अगर समझ गए और उससे आपका हर एक पैराग्राफ लिंक हो रहा है तो आपका नहीं बताएंगे। यही चैलेंज है ऐसे किसी भी टॉपिक को लेकर इस तरीके से हमें सोचना होगा इन सब चीजों को। आप साइंस में कुछ बताओ, जड़त्व का नदी में जड़ता नहीं, वो प्रवाह। ऐसा नहीं है मैं जो कहा हूँ आप लोग नहीं जानते हो। जड़ता, जलवाष्प, धीरे धीरे करके चीजें दिमाग काम करती है। आपको तेजी से ये चीजें याद करनी है और ये लिंक करना है। और खाली जड़त्व का नियम नहीं बताता, ये बताना है कैसे ये लिंक होता है। जो लोग भाषा में परिपक्व नहीं होते हैं वो अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को। तो यूपीएससी की तैयारी केवल डायग्राम्स नहीं, भाषा पर
अच्छी पकड़, कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें वहाँ बहुत बारीकी से देखी जाती है और वो दिख जाती है। अगर नहीं अच्छा निबंध आता ना, पूरा कोलैप्स हो जाएगा लास्ट में आपका निबंध। आपको कोट्स, आप लोग डायरी लिखना शुरू कर दिए होंगे, आप लोग डायरी में अगर नहीं लिखोगे ठीक से और नहीं कुछ लिख रहे हो कोट्स को अगर नहीं ठीक से आप बचा पाए, वो ठीक से रिलेट नहीं हो पाएंगी चीज़ें आपके सामने। इस तरह से इसके बारे में सोचना होता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग इस तरह के निबंध होते हैं और इसमें आप लोग को ऐसे ही नदी धार्मिक विकल्प भी हो सकता है। क्या होगा कि मान लो कि महात्मा साधु कुंभ में नहाने जाते हैं, महापापी लोग भी जाते हैं, हर तरीके के लोग जाते हैं, उसमें आप नाला भी खोल दे रहे हो उसी गंगा जी में, सबको कितने समभाव से ग्रहण कर रही है, शोधित कर रही है। नदी से हमारा कितना गहरा संबंध है, सभ्यताओं का संबंध है। हर चीज को रिलेट करना, और ये कोई भी हम एक अनुभव को दो बार नहीं जी सकते हैं। एक बार जब हम एक अनुभव को जीते हैं उसके बाद अनुभव संपन्न हो चुके हैं। हमारे पास एक बार वो चीज करने का या दो बार करने का अनुभव हो चुका होता है। तो हर एक टाइम क्या है, मेन चीज क्या है इस नदी के प्रवाह में, प्रवाह क्या है? गति में बहती रहती है। समय क्या? तो समय भी अपने आप सही गति का मामला होता है। समय क्या है? चलायमान। क्या चलना है वहाँ पे? क्या चलता है? कोई चीज अगर स्थिर है, ये ब्लैक बोर्ड एक मान लो कि ये स्थिर है, एक सेकंड बाद भी स्थिर है। समय की कोई परिभाषा कभी पढ़े हो आप? पीसीएम से पढ़े हो? मैथ में डायनेमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है? मैथ में पीसीएम पढ़े होंगे आप लोग इंटरमीडिएट में, तो क्या अलजेब्रा, ज्योमेट्री और हो गया। ठीक है, तो घटनाओं के अनुक्रमण को समय कहते हैं, और वो उसमें लिखा हुआ है जहाँ कैलकुलस, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें डायनेमिक्स वाले में डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो टाइम हो गया और हम लोग क्लास का तय नहीं कर पा रहे हैं रुपये का, क्या ऐसे पर ही चर्चा की जाए? जो देखो आप लोग, मैं किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आज हमको ये बताने के लिए कोई भी आप लोगों का क्वेरी हो तो हम लोग उसको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। सर एथिक्स के लिए कह रहे थे, तो आप क्लास बता दीजिए एथिक्स के लिए। सर